सभी विद्यार्थियों का नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल टेस्ट पेपर, तो सभी तैयार हो जाइए। और अब इस मॉडल टेस्ट पेपर में हमारा 9 नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर आपके पास उपलब्ध है। 150 क्वेश्चन 60 मिनट में लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। तो आपकी भी एक राय बनती है, आप बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट किया करो, शेयर किया करो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किया करो, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत सारे विद्यार्थी चैनल तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करनी नहीं करते और बेल आइकन का घंटा नहीं दबाते, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो बेल आइकन का घंटा दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के 150 क्वेश्चन। अगले 1 घंटे का हमारा ये सेशन होगा। और इसके अलावा आपके लिए एक नई सूचना, आपको अन अकेडमी में जुड़ना है। RSMSB और बटवारी बैच कोर्स 2020 के लिए जो स्पेशल ये चल रहे हैं, अन अकेडमी का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। और जल्द ही हमारी क्लासें भी इस अन अकेडमी पर शुरू हो जाएगी। और हम जो क्लासें इस अन अकेडमी पर शुरू करेंगे उसमें आपको स्पेशल राजस्थान के जिला दर्शन से रूबरू करवाएंगे। वहाँ आपको यूट्यूब पर नहीं, इस अन अकेडमी पर हमारा मिलेगा। तो आप अन अकेडमी पर शिव कुमार नाम से सर्च करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और मैं वहाँ पे आपको जिला दर्शन और राजस्थान सब आपको अपडेट करवाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी इस अन अकेडमी के ऐप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी स्टार्टिंग होने जा रही है। और पटवार का बैच 2020 का 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। ये भी हमारे द्वारा, हमारी स्पोर्ट के द्वारा और हमारे गुरुजनों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान पुलिस बैच। और शुरुआत के 50 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस के, राजस्थान जीके के हैं, हर बार पूछे जाते हैं और आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सभी का इस चैनल पे एक बार तहे दिल से स्वागत है जो विद्यार्थी जुड़े हैं। और राजस्थान पुलिस मॉडल टेस्ट पेपर, पटवार, BSTC कोई भी एग्जाम कर रहा है, राजस्थान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिक्कर में किसान आंदोलन किशोरी देवी के नेतृत्व में कब हुआ? सिक्कर में जो किसान आंदोलन हुआ वो किशोरी देवी के नेतृत्व में कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ बढ़िया तरीके से। तो इसका सही जवाब 25 अप्रैल 1934 को हुआ, किशोरी देवी के नेतृत्व में। सिक्कर के जो सरदार हरलाल सिंह की ये पत्नी थी किशोरी देवी। 10,000 महिलाओं के साथ ये आंदोलन हुआ था। इनके साथ उत्तमा देवी भी थी, गंगा देवी भी थी, शकुंतला देवी थी। कुछ महिलाओं ने इनके साथ नेतृत्व किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिक्कर किसान आंदोलन, तारीख फिक्स याद रख लेना 25 अप्रैल 1934। और सिक्कर किसान आंदोलन के दौरान ही राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना 1931 में होती है। दूसरा क्वेश्चन, बाबा हरिश्चंद्र, रामकर्ण जोशी और दौलत भंडारी का संबंध किस संगठन से है? बाबा हरिश्चंद्र, रामकर्ण जोशी और दौलत भंडारी का संबंध किस संगठन से है? जल्दी से पहले कमेंट में जवाब दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब आज़ाद मोर्चा। ये आज़ाद मोर्चा ये तब आज़ाद मोर्चा बना जब हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल न होने की बात कही। तब नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र, रामकर्ण जोशी और दौलत भंडारी ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया 1941 में। और इस आज़ाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और यही आज़ाद मोर्चा 1944 में वापस जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गया था। तो क्वेश्चन आता है बाबा हरिश्चंद्र, आज़ाद मोर्चा। तीसरा, 1857 की क्रांति के दौरान कुशाल सिंह चंपावत को सहायता किसने प्रदान की थी? 1857 की क्रांति के दौरान कुशाल सिंह चंपावत को सहायता किसने प्रदान की? रावत जोत सिंह, रावत केसरी सिंह, आमिर खां पिंडारी, स्वरूप सिंह। तो इसका सही जवाब है रावत केसरी ने दी थी जब बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। किस किस के बीच? एरनपुरा छावनी की तरफ से कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया था, और इधर से तख्त सिंह के सेनापति और मैकमोहन के सेनापति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह जीत गए। लेकिन कुशाल सिंह वहां से भाग जाते हैं क्योंकि अंग्रेज सैनिक बहुत होते हैं युद्ध जीतने के बाद। और रावत केसरी सिंह इनको क्या देते हैं? शरण देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुशाल सिंह चंपावत दौसा कछवा वंश की राजधानी बनाने वाला था। दौसा को कछवा वंश की राजधानी बनाने वाला कौन सा शासक था?
तो इसका सही जवाब दुले राय ने बनाई थी ये दौसा को कछुआ वंश की राजधानी। दौसा के बड़ गुजरों को हराकर इस दुले राय ने दौसा को राजधानी बनाई थी, ध्यान रखना। और यही दुले राय कछुआ वंश का क्या कहलाता है, संस्थापक दुले राय, या इसको तेजकर्ण भी कहा जाता है। दौसा राजधानी रही, फिर रामगढ़ रही, और फिर आमेर रही, और चौथी लास्ट कौन सी रही, जयपुर। तो 4 राजधानियां किसकी रही, कछवाहा वंश की। 5 नंबर 1948 में किसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1948 में किसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया। राजस्थान एकीकरण से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने स्पेशल लाइव क्लासें लेकर आपको एकीकरण, प्रजामंडल और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे करवा दिए पूरी डिटेल, तो आप शायद ही भूलोगे अब। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, धौलपुर महाराजा, अलवर महाराजा, करौली महाराजा या भरतपुर महाराजा। तो प्रधानमंत्री तो शोभाराम कुमावत बने थे। अब शोभाराम कुमावत अलवर महाराजा थे, और राज प्रमुख कौन बनते, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह। तो ये 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ पहला था, जिसमें अलवर, भरतपुर, आपका करौली और धौलपुर 4 रियासतें मिली थी, और प्रधानमंत्री बनाए गए थे अलवर महाराजा शोभाराम कुमावत, और राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, और राजधानी बनाई थी अलवर को। छठा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित मेवाड़ प्रजामंडल के किस अधिवेशन में शामिल हुई थी। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित मेवाड़ प्रजामंडल के किस अधिवेशन में शामिल हुई थी। तो प्रथम अधिवेशन में ये शामिल हुई थी विजय लक्ष्मी पंडित, किसकी अध्यक्षता में, 1941 में ये हुआ था माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, और इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, जबकि इसका प्रथम सम्मेलन 1941 में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया। 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन, तो वीर भारत सभा का जो गठन किया था केसरी सिंह बहारट ने किया था। केसरी सिंह बहारट, जिनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह बहारट परिवार हमारे राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां, और इनका पूरा परिवार भारत आज़ादी में स्वतंत्र हो गया था। क्रांति के किस विद्रोह में मेजर स्पोर्ट्सवुड, न्यूबरी और के बेनी नामक अंग्रेज मारे गए थे। किस विद्रोह में मेजर स्पोर्ट्सवुड, न्यूबरी और के बेनी नामक अंग्रेज मारे गए थे। 1857 की क्रांति का प्रश्न है ये। तो कौन सी थी, तो ये थी नसीराबाद, जहां 28 मई 1857 को ये क्रांति हुई थी। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ विद्रोह किया था। इस कारण यहाँ पे मेजर स्पोर्ट्सवुड और न्यूबरी और बेनी नामक अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। नसीराबाद छावनी, जिसका निर्माण 25 जून 1818 को नसीराबाद कहाँ पे है, अजमेर में है। अकबर की तरफ से मानसिंह प्रथम ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कब की। अकबर की तरफ से मानसिंह प्रथम जो कछुआ वंश का था, रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त कब की। तो इसका सही जवाब है 1569 में इसने विजय प्राप्त की थी। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है मानसिंह की। इसको पहला अभियान यहीं से स्टार्ट किया था। फिर 1570 में, 72 में, 76 में हल्दी घाटी का युद्ध की, क्योंकि मानसिंह प्रथम 12 वर्ष की आयु 1562 में अकबर की शरण में चला गया था। जब अकबर की शादी भारमल की पुत्री हरकाबाई जोधाबाई के साथ सांबर में हुई थी, तभी ये इस साथ में चला गया था। राजस्थान की किस सभ्यता से मौर्य कालीन और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। शायद आपको याद हो गया, क्योंकि मैंने राजस्थान की सभ्यता आपको बढ़िया तरीके से करवा दी। मौर्य कालीन और बौद्ध धर्म की जब भी बात आएगी तो आपके दिमाग में एक ही सभ्यता आएगी, विराट सभ्यता, जिसका प्राचीन नाम क्या था, विराट नगर था, और कहाँ की है, जयपुर की है। और किस नदी के किनारे है, बाण गंगा नदी के किनारे है। इस सभ्यता की खोज 1936 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। ये सारे इंपॉर्टेंट। अशोक मौर्य सम्राट का भाब्रू शिलालेख भी प्राप्त होता है।
कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष राजस्थान के किस शासक के शासनकाल में शुरू हुआ था? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष राजस्थान के किस शासक के? कन्नौज बना देता हूँ मैं, जहाँ अंतिम रूप से 647 ईस्वी में वर्धन वंश के हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और 3 वंश आपस में इस कन्नौज के लिए लड़े थे। बंगाल के पाल, महाराष्ट्र इधर दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट और मारवाड़ के राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार। और पहला आक्रमण इसकी शुरुआत होती है वत्सराज से, लगभग 100 साल तक ये चलता है और यहाँ पे अंतिम रूप से हमारे राजस्थान के नागभट्ट सेकंड द्वारा इस पर अधिकार कर लिया जाता है। इसको कहते हैं त्रिपक्षीय 100 वर्षीय युद्ध। इतिहासकार फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वृतांत कब बताते हैं? इतिहासकार जो फरिश्ता है उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय कब प्राप्त की थी? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जालोर पर विजय। तो ध्यान रखना, इसके अनुसार 1308 में प्राप्त की थी और मोहनोत नैन्सी के अनुसार 1311 में प्राप्त की थी। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर 1308 में तो सिवाना दुर्ग पर अधिकार किए थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फरिश्ता के अनुसार। इसकी पुस्तक है तारिक ए फरिश्ता, उसमें उसने ये लिख रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को ही जीत लिया था 1308 में, लेकिन हमारे राजस्थान के अबुल फजल मोहनोत नैन्सी कहते हैं कि नहीं, इन्होंने 1311 में जीता था। और हम प्रमाणिक कौन सा मानते हैं? 1311। बात ध्यान रखना, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी पूरे वे मंजे हो आप और काफ़ी दिनों से राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, तो मैंने सोचा आपको इस तरह के क्वेश्चन लाए जाए जो आप पहली बार देखो। लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार देखते रहोगे। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से पहला गोला किसने दागा था? जल्दी से कमेंट कर दो। खानवा युद्ध में पानी पीना है, किसी विद्यार्थी को प्यास लगी है तो पानी पी रहा हूँ मैं, फिर कहोगे पूछा नहीं। ठीक है, पानी पूछ लिया आपको, कहीं कहोगे कि सर आप अकेले अकेले पानी पी रहे हो, मैं तो पूछा ही नहीं, तो पूछ लिया। पानी पीना है तो थंबनेल कर देना, पहुंचा दूंगा आपको, टैंकर पहुंचा दूंगा सीधा ही। जगह का स्थान का नाम बता देना। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से पहला गोला किसने दागा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मारवाड़ के शासक मालदेव ने दाबा था। किसने? पहला गोला मालदेव ने। ये मेदिनी राय कौन था? चंदेरी का, जिसने राणा सांगा की सहायता की। हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति। और पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज कौन सा है? इसने भाग लिया था आमेर की तरफ से। और मालदेव आया था मारवाड़ 4000 सेना लेके। धर्मत का युद्ध 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, यह किस राज्य में है? अब नाम सुना ना बहुत बार आपने। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ, दारा शिकोह और औरंगजेब, जिसमें औरंगजेब जीत गया। लेकिन यहाँ धर्मत है किस राज्य में, ये पता होना चाहिए। कई बार छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो इसका सही जवाब मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना, धर्मत। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने के बारे में अरब यात्री सुलेमान लिखता है कि वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु, भारत के राज्यों में उससे बड़ा इस्लाम का कोई दूसरा शत्रु नहीं है? ये बात किसने कही थी? किस शासक के बारे में कहा था? सुलेमान, एक अरब यात्री था। वो कहता है कि अरबों का सबसे बड़ा शत्रु और भारत के राज्यों में सबसे बड़ा इस्लाम का, इससे दूसरा बड़ा कोई शत्रु नहीं है। तो उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे मिहिर भोज, जिन्हें प्रभास और आदिवरा की उपाधि प्राप्त थी। और अंतिम रूप से इसने कन्नौज पर अधिकार किया था। इसे सुलेमान और काफिरों का राजा भी इसको कहा है। इस सुलेमान ने इसके समय को हिंदुस्तान को काफिरों का देश भी कहा है। मिहिर भोज, बहुत इंपॉर्टेंट मिहिर भोज शासक थे। 16 नंबर, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया हरिकेली नाटक किस नाटक के अनुकरण पर लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना है कि विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने यह नाटक लिखा, हरिकेली नाटक, और संस्कृत भाषा में लिखा। लेकिन किस नाटक के अनुकरण पर लिखा है? किस नाटक का अनुसरण करता है ये? तो ध्यान रखना, ये करता है किरातार्जुनीयम, जो कालिदास की रचना है। किरातार्जुनीयम का अनुकरण करता है ये भी संस्कृत भाषा में है। प्रताप और शाहबाज खां के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के बीच। तो सही जवाब इसका 1578 में हुआ।
3 बार इस शाहबाज खां ने 1577, 1578 और 1579 3 बार ये प्रताप के विरुद्ध कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, लेकिन 1578 में ये जीत जाता है और पहली बार किसी मुगल के हाथ ये कुंभलगढ़ दुर्ग की विजय होती है। ध्यान रखना, शाहबाज खां कितनी बार आता है तो 3 बार आता है। मोरबंदिया, तारणा और पहरानवा विवाह किस जनजाति से संबंधित है? मोरबंदिया, तारणा तथा पहरानवा विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ग्रासिया। और ये ग्रासिया जनजाति रहती कहाँ पे है? सिरोही में रहती है। ध्यान रखना। और अपनी अस्थियां कहाँ विसर्जित करती है? सिरोही में। कौन सी झील है? नक्की झील है। तो ये ग्रासिया बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। भील, मीणा और यानी मीणा सबसे पहली, भील दूसरी और तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया। रानीसर व पदमसर तालाब किस दुर्ग में स्थित है? रानीसर व पदमसर तालाब किस दुर्ग में स्थित है? तो सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करोगे कि आपको इसी तरह का मुख्य तथ्य के साथ वीडियो उपलब्ध करवाया जाए, मॉडल टेस्ट पेपर या फिर सीधे आंसर और क्वेश्चन। मुझे जरूर सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे एक बार, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको मॉडल टेस्ट पेपर दे सकूँ। रानीसर तथा पदमसर तालाब किस दुर्ग में है? तो सही जवाब है मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर स्थित है। राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बिछुड़ो गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? बिछुड़ो गीत, बिछुड़ो, तो बिछुड़ो गीत का जो संबंध है वो हाड़ौती क्षेत्र से है। इसमें जो पत्नी होती है, जब उसके बिच्छू डंक लगा देता है तो वो पत्नी अपने पति को, जब विरही होता है यानी बिछुड़ा के मरने के बाद जहर चढ़ जाता है और उसकी मृत्यु होने लगती है, तो गीत गाती है और कहती है दूसरी शादी करने के लिए भी मुझे तो क्या है, बिच्छू ने काट लिया, अब मैं मरने वाली हूँ और तुम दूसरी शादी कर लेना। तो कहाँ प्रसिद्ध है ये? हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। राजस्थानी भाषा के पाणिनि किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के पाणिनि, ये पाणिनि नहीं कह रहा मैं, पाणिनि एक साहित्यकार थे। राजस्थानी भाषा के पाणिनि है सीताराम लाल्स। कौन है? सीताराम लाल्स। सही जवाब पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी नाम सुना होगा आपने? पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है। 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा चित्रित रागमाला सेट का संबंध किस चित्र शैली से है? 1623 में एक कलाकार थे, चित्रकार थे, वीर जी द्वारा चित्रित रागमाला का सेट, वो चित्र शैली किस शैली से संबंधित है? तो वह जोधपुर चित्र शैली से, मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली से। बिट्ठू सोजा बीकानेर के किन शासकों के समकालीन थे? बिट्ठू सुजा, ध्यान रखना, ये बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा बीकानेर के किन शासकों के समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राव जेतसिरो छंद किसने लिखा था? बिट्ठू सुजा। ये आज तक पढ़ा है आपने, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो कि ये बिट्ठू सोजा बीकानेर के किन शासकों के समकालीन है। तो ध्यान रखना, राव बीका जिसने बीकानेर शहर बसाया था, और राव लूणकर्ण जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है, इन दोनों के समकालीन थे। मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े मटके क्या कहलाते हैं? मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के जो बड़े मटके होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो सारे विद्यार्थी, और लाइक कर देना सारे विद्यार्थी, शेयर कर देना। आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे। और अन अकेडमी में मुझे आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन अकेडमी का लिंक मिलेगा, वहाँ से अब मैं जल्द ही आपको राजस्थान जिला दर्शन करवाने शुरू कर दूंगा, क्योंकि अन अकेडमी से हम जुड़ चुके हैं और वहाँ पे पटवारी का कोर्स भी चल रहा है 22 जुलाई से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लो ताकि आप बढ़िया तरीके से रेगुलर पढ़ाई कर सको। तो मिट्टी के बड़े मटके क्या कहलाते हैं? मोण कहलाते हैं। क्या? मोण। किस दुर्ग को जमीन का जेवर की उपमा दी गई है? किस दुर्ग को जमीन का जेवर? जल्दी से कमेंट करें सारे विद्यार्थी। जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ किला जो बीकानेर के अंदर है, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। किसने? राय सिंह, जिसको राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, उसने इस जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और राजस्थान की प्रथम लिफ्ट भी किस दुर्ग में लगी थी? जूनागढ़ दुर्ग में लगी थी। जमीन का जेवर, राती घाटी, इसके बारे में कहते हैं कि इसके तो दीवारें ही बोलती है। लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, जूनागढ़ की तो
दीवारें ही बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जूनागढ़। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जयपुर में कब हुई? हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसकी स्थापना जयपुर में कब हुई? तो 1969 में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी और जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में हुई थी। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आपको पता है अंबिका मंदिर जगत में, नागदा में, अहाड़ में या ओसिया में? 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर, तो सही जवाब जगत उदयपुर में है। और इस अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर की शुरुआत राजा अल्लट के द्वारा की गई थी और उसके बाद में राज सिंह के द्वारा इस मंदिर का सही रूप से निर्माण करवाया जाता है। और नागदा में क्या है? बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है। सशस्त्र बाहु यानी सास बहू का मंदिर बना हुआ है। आहड़ में मेवाड़ के शासकों की छत्रियां बनी हुई है, कब्रिस्तान बना हुआ है। पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की है। ओसिया जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, रम्मत में प्रमुख रूप से किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? रम्मत जो लोक नाट्य है उसमें किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ढोलक या नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। किसमें? रम्मत में। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। तमाशा, ये रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जैसलमेर और बीकानेर दोनों की प्रसिद्ध है, खास करके जैसलमेर। जयपुर जिले के किस भाग में राजावटी बोली बोली जाती है? जयपुर जिले के किस भाग में राजावटी बोली बोली जाती है? राजावटी। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। देखिए सीधा पता हो सकता है राजावटी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट देखो और ध्यान रखना, जो ढूंढाड़ शैली है, ढूंढाड़ बोली है, उस ढूंढाड़ी की ये उपबोली है। ध्यान रखना, ढूंढाड़ी की उपबोली राजावटी बोली, और ये राजस्थान, ये जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। अकबर के किले का निर्माण कब हुआ था? खुद मुगल सम्राट अकबर ने, या इसको कहते हैं मैगजीन का किला भी कहा जाता है, का निर्माण कब हुआ? 1567-68, 1571-72, 1575-76 या 1605-6? तो आपका जवाब हो जाएगा 1571-72 में। और इसी मैगजीन अकबर के किले में क्या हुआ था? दादू दयाल जी की अकबर से भेंट हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि दादू दयाल जी ने ही इसकी नींव रखी थी। ठीक है, यहाँ भेंट होती है और नींव भी दादू दयाल जी के द्वारा रखी जाती है। राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम काजरी संस्थान में कब लाया गया था? राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम काजरी संस्थान में कब लाया गया था? इजराइल से लाए थे। ध्यान रखना, कहाँ से? इजराइल से लाए थे जोजोबा होबा का पौधा, जिसे पीला सोने के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1965 में लाया गया था और काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। कहाँ पे? जोधपुर में इसका मुख्यालय है। करौली तथा धौलपुर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? इनमें से करौली और धौलपुर जिले में कौन सी नदी बहती है? गंभीर, बाणगंगा, पार्वती, साबी। तो इसका सही जवाब है पार्वती नदी है, वो करौली और धौलपुर में। देखो बाणगंगा इधर जयपुर दोसा चली जाती है, साबी भी इधर जयपुर की तरफ है, और गंभीर भी, एक तो गंभीर आपके इधर सवाई माधोपुर की तरफ है, तो ये तो नए आंध्र है, तो पार्वती नदी है। ध्यान रखना। राजस्थान के थार मरुस्थल की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई कितनी है? एक तो ये मापी जाती है और इसकी एक उत्तर पश्चिम मापी जाती है। तो थार मरुस्थल की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई है 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है इसकी 300 किलोमीटर। ध्यान रखना। निम्न में से कौन से जिले का युगम राजस्थान में अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है? अकेसिया कटेचू, और ये आपका नाम सुना हुआ इतना, और बता देता हूँ, जब इसका नाम लूंगा ना मैं, असली जो चर्चित नाम लूंगा, आप कहोगे सर ये तो प्रश्न हमें बिल्कुल नॉर्मल से आता है, लेकिन अब देखो पहले मुझे बताओ अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सारे विद्यार्थी, लगभग विद्यार्थी जानते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है
क्योंकि मैंने उसका वैज्ञानिक नाम लिख दिया। इसको कहते हैं कत्था। अब तो बता दो मुझे, कत्था का मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं राजस्थान में? तो कत्था तो आते ही आप बता दोगे ना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तथा सांचौर क्षेत्र में किस नस्ल की गायें पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और सांचौर क्षेत्र में। तो ध्यान रखना, थार पार कर, जो बॉर्डर एरिया है बस थार को पार करती है, बस थार पार कर, ध्यान रखना। खास करके कांकरेज, आपको पता है कांकरेज भी इधर भी पाई जाती है सांचौर क्षेत्र में। गिर, जो अजमेर वगैरह क्षेत्र है उदयपुर में, वहाँ गिर पाई जाती है। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल में नहीं आती है? इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल में नहीं आती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, जिनके पिता किसान हैं, लगभग उनको तो पता है कि ये रबी, खरीफ, जायद की फसल क्या होती है। याद करने की जरूरत नहीं होती उन्हें। तो खरबूजा नहीं है, ध्यान रखना, खरबूजा जायद की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व। अब जिस विद्यार्थी को पहले का पता है वो दूसरे पे जाएगा, नहीं तो पहला ही टिक कर देगा। तो इसका सही जवाब है भरतपुर। पहला तो है 595 जयपुर, लेकिन दूसरा कौन सा है? भरतपुर 503। तीसरा कौन सा है? दौसा। और चौथा कौन सा है? अलवर। चारों ही याद रख लेना, तब तक अगली जनगणना नहीं होती है तब तक ये क्वेश्चन आएगा एक बार। चित्तल की मातृभूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? चित्तल की मातृभूमि, तो सीता माता जो अभ्यारण्य है 12 के अंदर, उसे चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो सीता माता 12 में है, कहाँ पे है? तो सीता माता ध्यान रखना प्रतापगढ़ में है। उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि हिमालय के बाद में जो अगर औषधियाँ पादप मिलते हैं तो वे सीता माता अभ्यारण्य में मिलते हैं। ध्यान रखना प्रतापगढ़ में है। टिक्का रोग किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? जो टिक्का रोग है वो किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो टिक्का मूंगफली को पहुंचाता है। किसको? मूंगफली को। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन अक्टूबर 1953 में किस समिति की सिफारिश पर किया गया? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन अक्टूबर 1953 में किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो भारतीय साख सर्वे समिति। प्रथम विधानसभा के गठन के समय राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? प्रथम विधानसभा के गठन के समय राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? तो 160 थी, फिर 190 हुई, 30 वो अजमेर मेरवाड़ वाली जुड़ गई धारासभा, और फिर अब लास्ट में अब कितनी है? 200 है भाई, ध्यान रखियो कितनी? 200। पहले कितनी थी? 160। जिला कलेक्टर का पद कब सर्जित हुआ? जिला कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर बनने का सपना होता है कलेक्टर, तो कब से स्टार्ट हुआ ये कलेक्टर? जिला कलेक्टर, राज्य एक जिले का जिला कलेक्टर होता है ना, जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। कब सर्जित हुआ था? 2015 के SSC GD का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना 1772 में पद सर्जित हो गया था कलेक्टर बनना, क्योंकि कलेक्टर लागेड हो गए वो 1772 में। राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? ये तो पता ही है सभी को, कल के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया था। लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान RPSC की स्थापना कब हुई थी? सारे विद्यार्थी बहुत सारे RPSC का एग्ज़ाम भी देते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है RS का, तो उन्हें तो पता ही होना चाहिए। तो इसका जवाब है अगस्त 1949। राज्य का मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी त्यागपत्र देंगे क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री किसको त्यागपत्र देता है? पता होना चाहिए। कभी कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दो, कभी कहते हैं वसुंधरा को बना दो, कभी सचिन पायलट को। तो त्यागपत्र देते हैं किसको? राज्यपाल को देते हैं। ठीक है। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स में मैं सारी डिटेल बता चुका हूँ, चारों की चारों।
कितनी बार लगाया अब तक? 4 बार। और तीसरी बार कब लगा? तो तीसरा नंबर सेट कर लो। पहला लगा 13 मार्च 1967 को, दूसरा लगा 29 अप्रैल 1977 को, तीसरा लगा दिया 17 फरवरी 1980 को, और चौथा फिर कब लगा दिया? 92 में लगा दिया। ध्यान रखना, जब बाबरी कांड हुआ था ना, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई, तब भैरव सिंह शेखावत थे, तब बाबरी ने क्या किया? बाबरी जो मस्जिद थी उसको ढा दिया गया, तो राजस्थान में कोई ढा दिया गया चौथी बार। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जी, पता है? जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यपाल 5 साल रहेगा? लेकिन कोई जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति चक के दूसरी जगह भी बिठा सकता है, भी यहाँ तेरे को अच्छा नहीं लगता है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ध्यान रखना भाई, अनुच्छेद 156 में है कि 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति दे देगा बस। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपको पता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल त्यागपत्र भी किसको देता है पता है आपको? राष्ट्रपति को देता है। लेकिन बड़ी बात है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इससे अलग हो जाते हैं विद्यार्थी, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो राज्यपाल को शपथ जिस राज्य का राज्यपाल होता है ना, उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो दिलाता है। जैसे हमारे राजस्थान के कलराज मिश्र है ना, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटों में अनुसूचित जाति के हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? अब 200 सीटें हैं भाई, अलग अलग बांट दी। एसटी ने अलग दे दी, एससी को अलग दे दी। 200 सीटों में से भी अलग अलग दी है, सारी एक की थोड़ी है। तो एसटी को हल दे दी, एससी को हल दे दी। तो यहाँ पूछ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कौन होती है? एससी होती है। तो कितनी सीटें मिली भी एससी को? उन्होंने कह दिया भी 34 दे दो में, तो कितनी? फिर एसटी वाले कहते हैं हमें 25 ही दे दो, बहुत है। तो अनुसूचित जाति को तो 34 और जनजाति को 25। पुलिस अधीक्षक पद का सर्जन कब किया गया? पुलिस अधीक्षक एसपी पद का सर्जन कब किया गया? हर जिले में एक एसपी होता है ना, जैसे अलवर में 2-2 एसपी लगा रखे हैं अलवर कोटा के अंदर। तो पुलिस अधीक्षक पद का सर्जन कब किया? पता होना चाहिए। जो पुलिस भाई हैं सारे पुलिस में लगना चाहते हो ना, तो आपका एसपी पद, कलेक्टर का पद कब सर्जित हुआ पता होना चाहिए, ऐसे नहीं। तो इसका जवाब है 1807। कितना? 1807 में। जिले में समस्त प्रकार के चुनाव किसके निर्देशन में संपन्न करवाए जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, कभी विधानसभा होते हैं, कभी लोकसभा, कभी सरपंची के, कभी कुछ के। तो पता होना चाहिए कि सब प्रकार के चुनाव किसके निर्देशन में संपन्न करवाए जाते हैं अपने अपने जिले में। तो ध्यान रखना, हमेशा कौन कराता है? जिला कलेक्टर। आपसे क्वेश्चन आता है कि जिले में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। और अभी कुछ बहुत सारे जिलों के जिला कलेक्टर बदले हैं, आपके भी बदल दिए होंगे बहुत सारे जिलों के। मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? अब जरूरी नहीं होता है कि मुख्य सचिव जो राज्य में बनता है वो राज्य का होता है, क्योंकि आईएएस अधिकारी होता है तो वो देश के किसी भी कोने से आकर किसी भी राज्य में मुख्य सचिव उसे बनाया जा सकता है। तो प्रथम राजस्थानी कौन थे? ये बहुत बड़ी बात है जी। तो भगवंत सिंह मेहता प्रथम राजस्थानी थे। अब आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन बताओगे। आपसे पूछे राजस्थान के महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो कुशल सिंह बताओगे। और आपसे पूछे वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? तो फटाफट आप बता दोगे राजीव स्वरूप है, क्योंकि डीबी गुप्ता को आपने हटा दिया और फटाफट आपके दिमाग में आएगा भाई राजीव स्वरूप है। महिला आयोग जन सुनाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है? अब अगले 10% महिला बाल विकास के पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में नया टॉपिक जोड़ दिया तो इनको तो पीछे नहीं छोड़ेंगे हम। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत होता है? तो सारे ही होंगे भाई। दहेज उत्पीड़न का मामला होता है, यौन शोषण का मामला होता है, घरेलू हिंसा के भी तो मामले होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से कब बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक बनाया गया, कितनी बड़ी बात है, 10 सालों का एक दशक बनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1975 से, ठीक है, 1975 से 85 है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, 1975 से 1985। प्रत्याशी के रूप में किस धारा के अंतर्गत महिला अधिनियम परिवाद दर्ज कराती है? प्रत्याशी के रूप में किस धारा के अंदर महिला है वो अधिनियम परिवाद दर्ज करवाती है? तो भाई इसका जवाब हो जाएगा धारा 9 के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिक कितने हैं विश्व में? 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भारत की बात है, ठीक है। तो भाई 4.35 मिलियन है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है?
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं फटाफट लाइक कर दो भाई, लगातार वीडियो देख रहे हो लाइक कर दो, सारे विद्यार्थी सपोर्ट किया करो। आपको इतना बढ़िया टॉपिक उपलब्ध करवाए जाते हैं, कोशिश हमारी पूरी रहती है। आपकी सपोर्ट नहीं होती है तो फिर आपको पता है। तो 15 पोक्सो अधिनियम 2018 में हुए संशोधन के निम्न में से किस आयु से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है? पोक्सो अधिनियम 2018 में संशोधन हुआ था, उसमें कहा भी किस आयु के बच्चियों के साथ अगर दुष्कर्म करता है तो अपराधी को फांसी की सजा तक का प्रावधान हो सकता है। तो भाई ये 12 वर्ष कर दिया। निर्भया कांड हुआ था ना, अभी आपने देखा। बाल श्रम अधिनियम निम्न में से किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप है? बाल श्रम अधिनियम निम्न में से किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप है? तो भाई इसका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही काम करेगा इसके लिए। तो अब देखिए कितनी बार रोज हम सोचते हैं पोक्सो पोक्सो है क्या ये पोक्सो, ठीक है, हिंदी में सीधा पोक्सो 2012 में पारित हुआ था। अब ये पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है? तो पोक्सो की फुल फॉर्म याद रख लेना, पेपर में शायद पोक्सो की फुल फॉर्म पक्की पूछेगी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2001 से 2011 के मध्य भारत में बाल यौन शोषण के मामले में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2001 से 11 10 सालों में बाल यौन शोषण, अब कोई 5%, 10%, 20, 30, 150, 200 ही नहीं, बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। और ये हुई है 336% की वृद्धि। भारत ने बाल अधिकार संविधा को स्वीकृति कब दी? भारत ने बाल अधिकार संविधा को स्वीकृति कब दी? दिसंबर है, सारे सन बताना है बस आपको। तो दिसंबर 1992। अब आगे कंप्यूटर के प्रश्न 30, जिसका इंतजार था। कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं ना, पक्के आएंगे, पूरी तैयारी। NFC की फुल फॉर्म क्या है? NFC की फुल फॉर्म तो याद रखना है, NFC की फुल फॉर्म हो जाएगी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन। कोर्टाना क्या है? ये कोर्टाना क्या आ गया कंप्यूटर में? कोर्टाना क्या है कंप्यूटर में? कोर्टाना, कोर्टाना क्या है कंप्यूटर में? जल्दी से सारे विद्यार्थी, मैंने शायद पहले बता दिया। सर्च इंजन यूटिलिटी। वर्चुअल रियलिटी पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण क्या है? वर्चुअल रियलिटी पर आधारित उपकरण का उदाहरण बताइए, फटाफट बता दीजिए, टाइम नहीं लगाना आपको, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई इसका उत्तर है ओक्यूलस रिफ्ट है। आज आपको खूब टाइम दे रहा हूं मैं। डी प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग क्या है? डी प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग क्या है? तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप धीरे चला करो, आज तो मैं खूब धीरे चलाऊँ आपके लिए। बढ़िया तरीके से लाइक शेयर कर दो, बस आपकी सपोर्ट मिलनी चाहिए मुझे, तो लगातार आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो डी प्रिंटिंग का जो मुख्य है, भौतिक ऑब्जेक्ट का निर्माण। स्मार्ट वियरेबल उपकरण किस प्रकार का नेटवर्क उपयोग में लेते हैं? स्मार्ट वियरेबल उपकरण किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग में लेते हैं? तो कंप्यूटर के प्रश्न तो सीधे सीधे पढ़ लेने हैं आपको। तो सही जवाब है BN। विंडोज 10 की किसी इनबिल्ट उपयोगिता का उपयोग एक से अधिक डिस्प्ले स्क्रीन पर कार्य करने के लिए किया जाता है। विंडोज 10 की किसी इनबिल्ट उपयोगिता का उपयोग एक से अधिक डिस्प्ले स्क्रीन पर कार्य करने के लिए किया जाता है, तो वो है स्नैप असिस्टेंट। विंडो 10 के बायोमेट्रिक पहचान सुविधा का नाम है? विंडो 10 के बायोमेट्रिक पहचान, बायोमेट्रिक होती है ना, नाम सुना आपने, आजकल बहुत प्रचलन ना बायोमेट्रिक। तो सुविधा का नाम क्या है? तो इसका नाम है A और B दोनों, यानी विंडोज हेलो और विंडोज पासपोर्ट। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो है लाइनिक्स। लिनक्स कहते हैं या लाइनिक्स कहते हैं इसको। मोबाइल ऐप स्टोर कौन सा है? मोबाइल ऐप स्टोर इनमें से कौन सा है?
जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हैं ना, कभी कोई कहते हैं ये कर ले वो कर ले, आप फटाफट ऐप स्टोर कर लेते हो, गूगल प्ले स्टोर में जाते हो और डाउनलोड कर लेते हो। कभी टिकटॉक किया था आपने, फिर टिकटॉक बैन हो गया तो आप उदास हो गए, कभी आप व्हाट्सअप डिलीट कर देते हो, कभी कुछ ही करते हो, कुछ नया ऐप डाउनलोड आते ही आप लगा लेते हो। जैसे अब मैंने आपको कहा ना अन अकेडमी ज्वाइन करना है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके अन अकेडमी और फॉलो किसको करना है, शिव कुमार नाम से अन अकेडमी में फॉलो करोगे तो आपको मैं वहाँ क्या करूँगा, अभी आपको जिला दर्शन करवाना शुरू कर दूँगा। और इससे पहले पटवारियों के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं, वो हमारे स्पोर्ट और हमारे ही टीचरों के द्वारा वहाँ शुरू कर दिया है। तो अब मैंने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया है साथ में, तो अन अकेडमी पर मुझे ज़रूर फॉलो करें, बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे लगातार। निम्न में से कौन सा एक टैबलेट का उदाहरण है? टैबलेट, टैबलेट वो नहीं, गोली खाने वाली नहीं, डॉक्टर वाली टैबलेट, ये एक टैबलेट। तो इसका सही जवाब है एप्पल आईपैड। मानव रहित हवाई वाहन को क्या कहते हैं? मानव रहित हवाई जो वाहन है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्रोन। ड्रोन देखा है ना आपने, आजकल तो मूवी बनाते हैं ना तो भी ड्रोन लगाते हैं। UHD की फुल फॉर्म क्या है? UHD की, तो UHD की फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। लाईफाई नेटवर्क की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? लाईफाई, आपने वाईफाई सुना है, लाईफाई भी आ गया, ध्यान रखना भाई। लाईफाई की नेटवर्क अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो लाईफाई की जो होती है 224 मेगाबिट्स। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया रोबोट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया गया था। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया रोबोट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया गया था, तो वो है सिरी। कौन सा? सिरी। गूगल क्लास क्या है? गूगल, गूगल आता है सर्च इंजन है, आपको पता है गूगल, लेकिन गूगल क्लास क्या है? तो गूगल ग्लास ऑप्टिकल हेड माउंटेन डिस्प्ले है। गूगल ऑप्टिकल हेड माउंटेन डिस्प्ले है। कंप्यूटर में सिस्टम से संबंधित सेटिंग किस ऑप्शन द्वारा की जाती है? कंप्यूटर में सिस्टम से संबंधित सेटिंग किस ऑप्शन द्वारा की जाती है? तो सही है कंट्रोल पैनल। निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर का उदाहरण नहीं है भाई? तो एंड्रॉयड भीम नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा? एंड्रॉयड भीम। GPRS की फुल फॉर्म, जीपीआरएस लगाते हैं ना, आपको पता है ना, पेपर वगैरह होते हैं तो GPRS फुल फॉर्म याद रखनी है। GPRS, जी जनरल, P पैकेट, रेडियो एज सर्विस। निम्न में से एक भौतिक नेटवर्क लिंक नहीं है। निम्न में से एक भौतिक नेटवर्क लिंक नहीं है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होते हैं? नोड्स क्या होते हैं कंप्यूटर में? नोड्स, तो कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स वर्णित सारे ही हैं। निकलती डेटा, मार्गों पर चलित डेटा, डाटा को समाप्त करता है। जो संचार चैनल में नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा साझा किया जाता है। संचार चैनल पर नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा साझा किया जाता है। क्या साझा किया जाता है? तो बहुस्तरीय नेटवर्क। ब्लूटूथ एक उदाहरण है, ये तो पता ही है आपको। ब्लूटूथ पहले वाले मोबाइल में गाने डालते थे ना, ब्लूटूथ से डालते थे, आजकल ईयरफोन लगाते हैं ब्लूटूथ वाला, बड़ा ब्लूटूथ का यूज करते हैं। ब्लूटूथ है क्या, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस कहते हैं ना, जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंटरनेट से आने वाली इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। इंटरनेट से आने वाली इंफॉर्मेशन को कौन फिल्टर करता है? तो भाई फिल्टर करता है विंडो फायरवॉल। निम्न में से एंटीवायरस के उदाहरण बताइए। एंटीवायरस, वायरस से बचाने के लिए जो होती है एंटीवायरस, तो ध्यान रखना ऑल अदर, ये सारे क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा एंटीवायरस नहीं है? नॉर्टन, मैकेफे, कैस्पेरेसी, क्यूकिल, ईसन सारे हैं। अपनी फाइल और फोल्डर को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? अपनी फाइल और फोल्डर को सुरक्षित रखना कहलाता है, तो बैकअप कहलाता है।
डीवीडी में डाटा राइट करना कहलाता है, डीवीडी में राइट लिखना करना क्या कहलाता है, डाटा राइट करना क्या कहलाता है, तो शेयर कहलाता, ये सॉरी बर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्न। निम्न में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार नहीं है? कौन सा फायरवॉल का प्रकार नहीं है? तो कौन सा है, कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड भीम नहीं है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? टोपोलॉजी होती है अलग अलग प्रकार की, रिंग, बस, हाइब्रिड, स्टार, ठीक है, तो षटकोण टोपोलॉजी नहीं होती है। यदि आपको सिस्टम के डेट और टाइम को अपडेट करना चाहते हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन स्टार्ट करेंगे? यदि आपके सिस्टम के डेट या टाइम को अपडेट करना चाहते हैं तो भाई क्या करोगे आप? क्लॉक, रीजन और लैंग्वेज पे जाओगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस के बै पार्ट में, जो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के अगले हम 60 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तैयार हो सारे विद्यार्थी? एक बार जरूर थंबनेल करो कि हम तैयार हैं, हमें वीडियो अच्छा लग रहा है। सारे विद्यार्थी जितने देख रहे हो लाइक होने चाहिए और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। पहला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कहा जाता है। हर्यक वंश ने सबसे पहले मगध पर राज किया था और इस हर्यक वंश का संस्थापक होता है बिंबिसार। बिंबिसार को मारकर गद्दी पर कौन बैठता है? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? मगध का या हर्यक वंश का पितरहंता कहा जाता है। वैदिक युग में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था? वैदिक युग का मतलब जब वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसमें व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई भी? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु हुई कहाँ पे थी? याद रखना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर साम्राज्य था ना, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी 1336 में। संगम वंश की स्थापना शुरुआत होती है। राजा कृष्णदेव राय आए थे, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो वो राजा कौन सा था? वो राजा फेमस राजा था कुली कुतुब शाह। कौन सा? कुली कुतुब शाह। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो भाई इसका सही जवाब है दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर है कहाँ पे? सिरोही के अंदर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही राजस्थान के अंदर है हमारे। अगला है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? चोल, जो चोल वंश था, चोल वंश जिसमें राजराज प्रथम, राजेंद्र है, और चोल वंश का जो संस्थापक था विजाल्य था। चोल वंश का संस्थापक है विजाल्य। ये जो वंश था वो दक्षिण भारत में था, तो उन्हें कहते थे कासू। और ये 10वीं की SST बुक में भी है कि चोल कालीन सिक्के जो सोने के थे उन्हें क्या कहा जाता है? कासू कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? देखियो कितनी बड़ी बात। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण जाति पर भी जजिया कर लगा दिया था? जल्दी से कमेंट कर दो, सारे विद्यार्थियों को पता ही होगा फटाफट। तो सही जवाब फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया। अब पूछे कि हमारे भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिर अकबर ने इसे हटा दिया था। लगातार चलता रहा। और फिरोज तुगलक जिसने ब्राह्मण, अब जजिया कर होता है क्या? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता है। जजिया कर धार्मिक कर है। गुप्त प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी जो प्रणाली है वो किसने प्रारंभ की थी? तो ये तो आपको पता ही है, मनसबदारी के लिए अकबर प्रसिद्ध है, जो 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 तक रहता है। ये राज करता है मुगल सम्राट अकबर। नवरत्न थे इसके। मनसबदारी इसने स्टार्ट की थी और राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति और युद्ध की नीति अपनाई थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक, तो ये आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट, बंगाल के थे राजा राम मोहन राय। और ख़ास बात इनकी आ जाती है
कि पत्रकारिता के जनक भी इन्हें कहा जाता है, आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। और एक खासियत इनकी मृत्यु धारणा ब्रिस्टल लंदन के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल लंदन के अंदर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो अखिल भारतीय हुआ था 1936 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो ये वायसराय आए थे, उनके सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये आपको पता होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी थी। और फिर 1919 का अधिनियम जो आपको पता है मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये तो आपको पता ही होगा किसके बारे में, तो संविधान की 9वीं अनुसूची में ये बात कही गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर उसके बाद में पंथ निरपेक्ष राज्य बना था। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? नीति आयोग का पदेन सभापति पूछ रहा है, देखो। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष चुना जाता है, सीओबी नियुक्त होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वो किसके पास होती है? तो हमेशा संसद के पास होती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके? राष्ट्रपति के प्रति होती है। मंत्रिपरिषद में इनका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है और वैसे संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद का नाम आते पूरा मंत्रिमंडल प्लस उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो मंत्रिपरिषद के अंदर आ जाती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो गोपनीयता की शपथ हमेशा राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी जाती जहाँ सरकार होती है वहाँ लाया जाता है। लोकसभा में सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो किसके द्वारा? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा की जरूरत कब पड़ती है भंग करने की? यह होती नहीं है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। यह एक स्थायी सदस्य है, सदाई सदन है, उच्च सदन है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्य क्या होते हैं? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन महाभियोग, ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल काम है। तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली है ना, उसके आधार पर होता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? विश्व के इन नगरों में से एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो देखो, कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है और सिंगापुर की राजधानी है। तो सही जवाब सिंगापुर है इन सब के नज़दीक। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? गुंबदाकार जो होती है उन्हें बेथोलित कहते हैं। लोएस का पठार कहाँ स्थित है? देखो, विश्व का भूगोल भी आपके राजस्थान पुलिस में पूछा जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये पता नहीं होता है कि विश्व का भूगोल आएगा कि नहीं आएगा। जरूर आएगा। चीन में है लोएस का पठार। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? किस मंडल में जलवाष्प की? तो ध्यान रखना, क्षोभ मंडल में। यहीं आंधी तूफान वगैरह सब, बिजली चमकना यहीं आते हैं। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, जहाँ मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप है, मरुस्थल नहीं है, ये प्रायद्वीपीय है।
भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, कोरोमंडल तट। किस नाम से? कोरोमंडल तट। और इधर कौन सा है? मालाबार तट। इधर कौन सा है? कोंकण तट। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकम-योमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी एक अराकम-योमा है, वो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में है, एक म्यांमार में है, एक नेपाल में है, एक थाईलैंड में है। अराकोमा, तो ध्यान रखना अराकोमा है म्यांमार के अंदर। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये नदियाँ अब क्या होगी, मार्ग अपना परिवर्तित करेगी और उसमें बाढ़ आ जाती है। कौन सी नदी सबसे ज़्यादा, देखो बाढ़ इन सभी में आती है, लेकिन कुख्यात सबसे कौन सी है? सबसे ज़्यादा जान माल की हानि किस नदी से होती है? तो वो नदी है कोसी नदी, जो बिहार की शोक कह देते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद, तो वो है हुसैन सागर झील। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, ये तो आपको पता ही है, एकदम ईंट रखी हुई है वहां पे, ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। किससे? दूरदृष्टि दोष से। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है? किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है? शून्य होता है भाई, ऐसा शून्य। इनमें में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? इनमें से कौन सा धातु है वो चुंबक से भी आकर्षित नहीं होता? तो सही जवाब है एल्यूमिनियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला जो उपकरण होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर कहा जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पे जंग लग देखा होगा, गार्डर वगैरह होती है उस पर जंग लग जाता है, वजन बढ़ जाता है ना, किस कारण होता है? जल्दी से बता दीजिए। जब भी घर पे लोहे पे जंग लगे दिखे, याद रख लेना किसके कारण है। तो क्या याद रखोगे? ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण है? ऑक्सीकरण के कारण। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सारे जितने भी अम्ल है जल में घुलते ही क्या प्रदान करते हैं? तो ये करते हैं H धनात्मक आयन। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं, यदि किसी प्रक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है सब उत्प्रेरक। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए जो तत्व होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो सारे विद्यार्थी एक बार तैयार रहो, थंबनेल करो सारे विद्यार्थी बढ़िया तरीके से, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा लंबा सेशन हमारा चलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य तथ्य के साथ वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगे से हम वीडियो को क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़े कम रखेंगे लेकिन उनका सारांश पढ़ेंगे, मुख्य तथ्य पढ़ेंगे, ताकि जो चीज़ करें हम कवर। तो यहाँ पे थोड़ी सी शायद मुश्किल होती होगी आपको कि आपको सीधे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आगे से पूरा क्वेश्चन से 100 रखेंगे अपने, लेकिन पूरा तथ्य रखेंगे उनका। सही जवाब निष्क्रिय तत्व। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? ये तो पता ही है। प्याज लहसुन खाते हो ना अपने, लहसुन सब्जी में प्याज वगैरह और प्याज सलाद के रूप में, तो उसमें गंध आती है, आपको पता होगा। और प्याज से तो आँखें कई बार जलने लग जाती है। आप लहसुन हाथ में लगा के देखना, हाथों में ऐसे ना उतरे सी सुगंध आने, गंध आने लग जाएगी। किस कारण है? तो पोटेशियम के कारण। किसके कारण है? पोटेशियम। एड्स का कारण है। एड्स किस कारण होता है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो वायरस है, एड्स फुल फॉर्म इसकी, और
सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होता है, T4 लिम्फोसाइट। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किस से निकाले जाते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन किस से निकाले जाते हैं, तो ये किस से निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं कवक से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक कौन सा है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है, आलू को हार्ट अटैक आ जाता है किस कारण, देखा ना, आलू को हार्ट अटैक आता है, अंदर जमीन के अंदर ही ऐसा हो जाता है, एकदम खून सूख जाता है उसका, किसके कारण होती है, तांबा, पोटेशियम, ऑक्सीजन या बोरोन, तो सही जवाब ऑक्सीजन की कमी से हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लैक हार्ट। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, सही जवाब है आपका कोशिका भित्ति। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास जरूरत होती है, पेट में भोजन को पचाना है तो खास करके हवा, पानी, एंजाइम या खनिज किसकी ज़रूरत होती है। कई बार आप शादी विवाह में जाते हो, इतना खा लेते हो जैसे कभी आपने भोजन देखा ही नहीं, सारी चीज़ें खा लेते हो और पेट आपका बड़ा हो जाता है, फिर आपको या तो नींद आती है, फिर आप किसी एंजाइम की ज़रूरत होती है आपको, तो एंजाइम कई बार इतना ज़्यादा लेते हो तो कि एंजाइम भी कुछ नहीं कर पाता, तो ध्यान रखना एंजाइम। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है भारत सरकार ने, तो 2 स्थान है, एक तो धोलावीरा है और एक आपका ये बिदर वगैरह कर्नाटक महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्र है उसको। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश में की थी, पहली तो की थी पहले कार्यकाल में तो भूटान की, अब की बार जो मई 2019 में कार्यकाल शुरू हुआ था उसमें मालदीव की थी। मालदीव की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम बताइए जिसके संरक्षण का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ की संसद में किया कि उसको संरक्षण हम देंगे, किस संसद में कहा गया, तो मालदीव की संसद पूछी जा सकते हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री उस संसद में बोले हैं तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसका जवाब जल्दी से बता दीजिए मालदीव, तो उसका जवाब है फ्राइडे मस्जिद या हुकुरू मिस्की। 139 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत के सुनील छेत्री ने तोड़ दिया, इससे पहले बाईचुंग भूटिया थे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो एक दिवस की चर्चा तो हमें करनी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। आईसीसी मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, आईसीसी मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला तो जीएस लक्ष्मी। युविका कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है, युविका कार्यक्रम, इसमें क्या होगा, जो युवक होंगे नवयुवक उन्हें इसरो अलग अलग संगठन बनाकर प्रेरित करेगा, तो इसरो जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, स्थापना 1969 में। सबसे कम उम्र की किस भारतीय ने दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एंकाकागुआ पर चढ़ाई कर दी, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एंकाकागुआ, तो काम्या कार्तिकेय। नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने महिला 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम में, तो ये है हमारी बाई मीराबाई चानू। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये तो करंट जी के सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर्स आता है राजस्थान का उसमें सारी डिटेल आती है, जो विद्यार्थी हर रोज इस वीडियो को देखता है उसके सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाते हैं, राजस्थान जी के बहुत सारे क्वेश्चन हम रिलेटिव करते हैं। तो राजीव स्वरूप। करौली के पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर को निम्न में से किस खेल पुरस्कार से 29 अगस्त 2019 को पुरस्कृत किया गया, तो सुंदर सिंह गुर्जर को राजीव अर्जुन पुरस्कार दिया गया। निम्न में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना की 7वीं महिला युद्ध विमान पायलट बनी है, कौन सी महिला है, तो प्रिया शर्मा। राजस्थान के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं।
राजस्थान के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान जो खेल मंत्री हैं अशोक चांदना। कौन से चांदना? अशोक चांदना। और आज का अंतिम क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक कोविड-19 के मरीज किस जिले में हैं? और आपको पता है 30,000 प्लस हमारे राजस्थान में संक्रमण हो चुका है, सबसे ज़्यादा जयपुर में और 2 नंबर पे जोधपुर में। तो ये हो गए 150 क्वेश्चन, लंबा सेशन हमारा चला। और हमसे अब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन अकेडमी का लिंक भी मिल जाएगा, अन अकेडमी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ अन अकेडमी में शिव कुमार नाम से आप इसको फिल कर सकते हो और आप इससे जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको जल्द ही मैं वहाँ पे राजस्थान जिला दर्शन के वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और आगे 22 जुलाई से पटवार RSMSSB के जितने भी कोर्स है वहाँ उनके वीडियो चल रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आगे से आगे हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्राप्त कर सकें। तो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लगातार आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाए। और आगे से हम क्वेश्चन थोड़े कम रखेंगे, लेकिन पूरे डिटेल के साथ हम बात करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएं और आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएं। चांद पर तो नहीं जा सकते, लेकिन आपके चांद लग जाए, इतनी अच्छी बात है। एक नौकरी का छोटा सा चांद लग जाए, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, किसी में भी लगना चाहते हो, एक चांद छोटा सा मस्तक पर लिख जाए तो आप प्रगति करोगे। अपने लक्ष्य से भटकना मत, बस तैयारी करते रहो, शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, जो विद्यार्थी नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लो। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखा करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।